पठान मेरे साथ है। वारिस पठान, क्या आपको लगता है जो 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की थ्योरी थी वो कोर्ट ने आज ध्वस्त कर दी है और ये एक तरह से हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है? ये अमीश भाई, मुझे यकीन है कि आज के इस जो आदेश आया है वाराणसी कोर्ट का, उस फैसले को जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है अंजुमन की, वो जरूर चैलेंज करेगी हाई कोर्ट के अंदर। और मुझे यकीन है कि अभी तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, वो चैलेंज हुआ है, खारिज नहीं हुआ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का इंटेंशन क्या था अमीश भाई, ये देखना बहुत जरूरी है। उस वक्त बाबरी मस्जिद का जब केस चला, टाइटल सूट डिक्लेयर हो रहा था सिविल का, तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई इस तरह का काम नहीं हो, लोगों में डिसेंट पैदा नहीं हो, फिर अराजकता नहीं पैदा हो, देश का माहौल खराब नहीं हो, डिस्टेबलाइजेशन नहीं हो, तो ये कानून लाना जरूरी है। उसको उन्होंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान बन गया है कि जो भी मॉन्यूमेंट 15 अगस्त 1947 तक है उसका आप नेचर और कैरेक्टर को बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये इंटेंशन था। मगर आज का जो ऑर्डर आया है ये इस बात को दर्शाता है कि ये उल्लंघन किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। तो क्या फायदा हुआ? वही 1936 का जजमेंट है और आज की जजमेंट ये चिल्ला के कहती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो एक ढाल थी वो ध्वस्त कर रही है ऑनरेबल कोर्ट ने। एक सेकंड, लेकिन दूसरी तरफ से कमेंट क्या है? मैं एक सुनवाई होगी, सुनिए अमीश भाई, 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा मेरी बात को। जी, आप 15 सेकंड। जजमेंट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि वो जो 5 हमारी महिला बहनें हैं उनको वहां पे वर्शिप करने दे दिया जाए। आज के जजमेंट ने कहीं पर भी ऐसा नहीं दर्शाता है कि नमाज पे रोक लग गई हो या वजू पे रोक लग गई हो। दर्शाता है कि आदेश है, वजू कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। पेशे से वकील है वारिस जी, आप पेशे से वकील है और इसलिए मैं जानता हूं कि आप समझते होंगे कानून की पेचीदगियों को। ये वाली जो याचिका थी, क्या ये सुनवाई करने के लायक है? केस की नहीं है, ये उस मामले में थी और कोर्ट ने माना है कि केस सुनने लायक है। केस सुनने लायक क्यों है? क्योंकि तथ्य इस कोर्ट के सामने जो रखे गए, वो साक्ष्य जो रखे गए, वो मजबूत थे हिंदू पक्ष के। ये बात को आप समझेंगे। लेकिन मेरे साथ वकील हैं विष्णु शंकर जैन। जैसे ही मैंने कार्यक्रम में लोगों को बताया कि मेरे साथ विष्णु शंकर जैन जुड़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन और अभिनंदन आपके लिए आया, लेकिन कई सवाल भी आए। एक और पेशे से वकील हैं मेराजुद्दीन सिद्दीकी। वो कहते हैं न्यायपालिका आपकी है, संसद में कानून आपने बनाया है, आप चाहते हैं सब लोग बिक जाएं आपके हाथ में। राशिद अल्वी ने कहा कि जज को किसी तरफ नहीं होना चाहिए। राशिद अल्वी ने कहा जज को किसी तरफ नहीं होना चाहिए। मैं एक वकील की बात बता रहा हूं और मुस्लिम पक्ष के, और राशिद अल्वी की बात बता रहा हूं जो कांग्रेस के नेता है। देखिए अमीश जी, बहुत बहुत दुखद है जो इस तरह के बयान आ रहे हैं और ऑनरेबल कोर्ट और ऑनरेबल जज पे जो पर्सनल टिप्पणी की जा रही है, मुझे उसके खिलाफ सख्त विरोध है। और जो बात कर रहे हैं कि जज किसी विचारधारा से नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब है किसी पर्टिकुलर विचारधारा से? उन्होंने तो कोई भी फैसला आस्था के आधार पर नहीं दिया है। सारा फैसला जो मुस्लिम पक्ष की दलीलें थी उसको एग्जामिन करके दिया गया है। उनकी जो दलीलें थी कि भाई यहाँ पे ऑर्डर 7 रूल 11 में इनका केस रिजेक्ट किया जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस गवर्नड है, उसको लीगली एग्जामिन करते हुए दोनों पक्ष के इंटरप्रिटेशन को सुनने के बाद ये ऑर्डर पास किया गया है। एक मुस्लिम पक्ष का वकील ये बात नहीं कह सकता है कि मुस्लिम पक्ष के किसी भी वकील को नहीं सुना गया। अमीश भाई, हम इस केस की हियरिंग के लिए दिल्ली से काशी आते थे और मुस्लिम पक्ष के वकील ये कहते थे कि हम सिर्फ 1 घंटे आज बहस करेंगे, बाकी बहस कल होगी। अगले दिन आते थे तो कहते थे आज बहस नहीं करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे। हम वापस आते थे, कभी जाते थे वहां पे कंडोलेंस हो जाती थी। तो जितनी धैर्यता थे, संयम से उनके सारे आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद अपना प्रत्युत्तर दिया है, उसके बाद ये फैसला आया। और मैं बात कहना चाहता हूँ, आप इस बात को समझिए और मैं वारिस भाई को भी कहना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप असंवैधानिक है, वो सुप्रीम कोर्ट में एग्जामिन किया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दूसरा पहलू ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर एज इट इज भी पढ़ लिया जाए तो वो धार्मिक स्वरूप तय करने की इजाजत देता है और उसी इंटरप्रिटेशन के आधार पे आज ये सूट मेंटेनेबल होल्ड किया गया है। ये जो बातें आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके सामने मैंने पहले भी रखी हैं, पर वो सिर्फ आज वो सारी बातें कोर्ट का ऑर्डर बन चुकी है। वारिस पठान, क्या ये बात जायज है जिसके अंदर मेराजुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि सब लोग बिक चुके हैं और राशिद अल्वी कह रहे हैं कि जज को किसी विचारधारा से नहीं होना चाहिए? क्या ये जायज बात है? अगर फैसला आपकी पक्ष में नहीं होगा तो गाली देंगे?
नहीं अमीश भाई, उन्होंने क्या कहा, मैं उनका प्रवक्ता तो नहीं हूं, मैं तो अपनी बात रखने के लिए बैठा हूं। मेरा मानना यह है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, आस्था की बुनियाद से नहीं चलेगा। विष्णु जैन अभी मेरे साथ एक चैनल पे बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कहा, अब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 का वो है, उसको चैलेंज हुआ है, मगर वो होते हुए भी हमने निचली अदालत से जाकर ये ऑर्डर लेके आ गया। ये हमारी जीत। तो किस तरह से चलेगा? क्या उच्च न्यायालय के अंदर एक मैटर पेंडिंग है जिसको चैलेंज किया? संविधान का दायरा क्या होता है? क्या लोअर कोर्ट संविधान का दायरा क्या होता है? जी स्वामी दीपांकर कुछ ऐड करेंगे। स्वामी दीपांकर बार बार संविधान संविधान संविधान, एक कह रहा है कि लोग हर कोई बिक चुका है, एक कह रहा है कि जज की विचारधारा खराब है, और बात हो रही है संविधान की ढाल की। ये संविधान के दायरे में है। रोचक इससे ज्यादा मैंने शायद अपने जीवन काल में नहीं देखा। संविधान का जिक्र कर संविधान की रक्षा करने वाले लोगों को इतना मतलब उपेक्षित करना, यह भी एक तरीके का मैं समझता हूं अमीश भाई, यह भी एक टैक्टिस है। उनको प्रेशराइज करने की यह भी एक टैक्टिस है, और जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर जो बात संविधान की है तो यह फैसला आया कहां से? अदालत ने न दिया है, और अगर अदालत ने फैसला दिया है तो उसका सम्मान करने का अधिकार है किसका? मैं एक बात अमीश भाई आज से नहीं तकरीबन 5-4 साल से कहता आ रहा हूं, दीवारें अब से नहीं कब से चिल्ला रही थी, मगर हमें कहां सुनाई आ रही थी। मगर आज की स्थिति जिस जी शदाब चौहान, आपको मैं मौका दे रहा हूं। यह संविधान सम्मत फैसला नहीं है जो हुआ है, आप आज हुआ है कि पहले इस पे हाँ या ना बोलिएगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं कहानी को। नहीं, हम इसको असंवैधानिक मानते हैं। क्यों? आप जवाब असंवैधानिक कैसे मानते हैं? इसे प्रूफ करिए, प्रूफ करिए। आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, इसे असंवैधानिक कैसे मानते हैं आप? मैं बता रहा हूं कैसे मानते हैं। और ये संवैधानिक है जो कह रहा है कि लोग बिके हुए हैं, ये संवैधानिक है जो कह रहे हैं कि जज की विचारधारा थी ऐसी। अब सुन लीजिए अमीश भाई जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब तक रहेगा, बाकी रहेगा 1991, और सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो 2019 है, दोनों क्या कहते हैं? दोनों का कॉम्बिनेशन ये कहता है नो मोर डिस्प्यूट। अब धर्म के नाम पर किसी भी धर्म स्थल पर कोई गुंडा कब्जा नहीं कर सकता। तो फिर कैसे ये तय करेंगे? ये भारत के अंदर नहीं, क्या टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी बाबरी मस्जिद की शहादत? टेररिस्ट एक्टिविटी थी। मैं भी आपको ट्विटर पे दिखाऊंगा। गुंडा कब्जा नहीं कर सकता। कोई गुंडा किसी धर्म स्थल पर। गुंडे लग रहे हैं आपको जब बगल में आपके बैठे हैं? तो मैं सम्मान करता हूं। इनको किसने गुंडा बोला? ये गुंडे लग रहे हैं जो जबरदस्ती कब्जा करेंगे। ऐसे ही कई साधु संत हैं जिनकी आस्था में साधु संत वो है जो शांति और न्याय के लिए खड़ा हो, जो अत्याचार करे। साधु नहीं, वो मौलवी साधी प्राची, जो अत्याचार करे। और साधी प्राची जैसे लोग तो जहर उगलते हैं, समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। संत का रूप तो ये है। ओके, साधी प्राची नहीं, साधी प्राची। अमीश भाई जी, अमीश भाई जी, अभी हमारे जो वकील जिन्होंने इतना सुंदर फैसला आज पूरे देश को प्रफुल्लित कर दिया, आज उसको सुनकर के इनके पेट में पेचिश लग गई है। सब भाग रहे इधर उधर। इनको शर्म आनी चाहिए। कभी संविधान का नाम ले देते हैं, कभी कोर्ट की बात करने लगते हैं। जब इनके पक्ष में कोई बात नहीं होती तो चीख चीख करके पूरा स्टेडियम खड़ा कर देते हैं। इनको अपनी औकात में रहना चाहिए। मैडम वो भी बता दीजिए औकात क्या होती है। नहीं मोड़ना चाहिए। नहीं मैडम, बता दीजिए भारत के लोगों को कि संविधान तो पर मानने वालों की औकात क्या है। सुनो कान खोल करके, मानने वालों की औकात सुनिए कान खोल करके। एक करके उत्तेजना नहीं ना, वो करे ना आप करें, एक एक करके बात। साध्वी प्राची आप अपनी बात को रखिए। अरे सुन लीजिए, संयमित भाषा में। कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते तो हो जाते बदनाम। मैडम आप शायर बन गई। जवाब दीजिए। आप अपने पेट का चेकअप कराइए। आप मेरे पेट की बात कर रही थी। तो क्या ये तरीका नहीं है। गुंडे बता रहे हो? प्लीज आप अरे वारिस पठान गुंडे बता रहे हो, शर्म नहीं आती? नहीं, ये वारिस पठान नहीं बोल रहे। साधी प्राची आप मिस्टेक कर रहे हैं। साधी प्राची, साधी प्राची ये वारिस पठान नहीं बोल रहे, ये शादाब चौहान बोल रहे हैं। आपको गलतफहमी हो गई। नहीं, वारिस मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। बात करिए, होश में बहुत बोल दिया आपने। नहीं, एक वारिस उन्होंने गलती से बोल दिया। मैं साधी प्राची, वो शादाब चौहान बोल रहे थे, वो वारिस पठान ने नहीं बोला। बैठ करके चैनल पे साधी प्राची हो या फिर वारिस पठान, ये एक ही तो है। अंतर क्या है भाई इनमें? नहीं, आपकी चर्चा वारिस, आपकी चर्चा शादाब से हो रही है। हाँ, तो मैं सादाब को ही बोल रही, कोई बात नहीं। वारिस की जगह सादाब आ गए, एक ही तो बात है इनकी। गुंडे कैसे बोल दिया चैनल पे बैठ करके इसने? इतना कॉमन सेंस है इसको सादाब को।
ऐसे लोगों को चैनलों पे मत बैठाया करो। आप सुन लीजिए, आपने गुंडा क्यों बोला, ये ऑब्जेक्शनेबल था। हाँ, मैं उसका गुंडा क्यों बोला, ऑब्जेक्शनेबल था। और एक सेकंड, और आप मुझे बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला देखिए संविधान सम्मत नहीं है, ये संविधान सम्मत नहीं है। सरतन से जुदा के जब नारे लगते हैं तो संविधान सम्मत होता है, जिसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक वकील कह रहा है कि सब लोग बिके हुए हैं। एक नेता राशिद अलवी कह रहे हैं कि जज को विचारधारा का गुलाम नहीं होना चाहिए। जज विचारधारा के गुलाम था। अगर आपके फैसला पक्ष में नहीं आया तो विचारधारा का गुलाम है। और अगर फैसला अगेंस्ट भी हो जाए तो इस देश में सरकारें फैसला बदल देती है। याद होगा आपको शाहबानो, अगर फैसला पक्ष खिलाफ भी आ जाए तो वो दौर था एक जिसके अंदर राजीव गांधी ने फैसला पलट दिया था। राजीव गांधी की सरकार, दोनों चीज का सवाल, वो सरकार सेकुलर है। दोनों चीजों का जवाब सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि कोई भी वो नारा जो मानवता का विरोधी हो, हम उसका खंडन करते हैं, हम खुले दिल से। दूसरी बात, जो हमारे देश को जलाने की बात करता है, जो संविधान को हाथ में लेने की बात करते हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, कोई और किसी भी धर्म स्थल पर जाकर गुंडागर्दी करते हैं, मैं उनको सीना ठोक कर गुंडा कहूंगा। संविधान की रक्षा हम सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। साध्वी प्राची से मैं एक चीज पूछ रहा हूं, आपकी भाषा क्या है मैडम? नहीं, बड़े सम्मान से पूछ रहा हूं। आपने शुरुआत की पेट में पेचिश से आग लग जाएगी, ये बात मत करिए मैडम। आप जोड़ने की बात करिए, आप जो चोला ओढ़ी है चोले की बात करिए आप। जी ओके साध्वी प्राची, अब अपनी बात को रखिए। आपके चैनल पे बैठ करके गुंडे बोलेंगे। सवाल करना चाहूंगा, आपके चैनल पे बैठ करके गुंडे बोलेंगे ये? आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे भारत के संविधान पर विश्वास है, मुझे किसी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे गर्व है भारतीय होने पर, मुझे गर्व है कि जो संविधान का पालन करता है, उसको मानता है। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो हमने उसको स्वीकार किया, माना उसको। हाँ, डिसएग्री करना भी मेरा संवैधानिक अधिकार है। डिसएग्री करिए, डिसएग्री कर रहे हैं। आपको संवैधानिक पता है, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन नहीं है? क्या कंटेम्प्ट नहीं है बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट? नहीं तो अभी तो नहीं माना ना कोर्ट ने माना क्या? कह रहे हैं कोर्ट ने माना क्या? ओके, वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले वारिस पठान, फिर स्वामी दीपांकर। वारिस पठान 40 सेकंड। वारिस पठान, बड़े सम्मान के साथ मैं साध्वी जी से सवाल करना चाहता हूं। साध्वी जी, जरा मुझे बता दीजिए, ये जो याचिका डाली गई थी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, ये क्या याचिका थी? जरा बता दीजिए, दर्शक जानना चाहता है आपकी जुबानी। और बाद में मुझे ये बता दीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो क्या है, किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान आता है, जरा बता दीजिए। गूगल को चेक किए बिना बताइए। चलिए, कौन बोल रहे हैं? ये सादाब है कि पठान है? पठान, वारिस पठान है। ये चिंता ना कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, वारिस पठान, अभी तुम्हें सब कुछ समझाया है भाई विष्णु जी ने, वो समझ में नहीं आया। अभी दूसरे चैनल पे अभी बैठे हुए थे ना। अरे मेरे को आपसे समझना टाइम पूरा करना है तुम्हें। अरे मेरी बहन, आपसे समझना है मुझे। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है मेरी बहन? आपसे समझना है, आपसे समझना है। समझा दो ना और बता दो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है। ठीक है, विष्णु कुछ कहना चाह रहे हैं, विष्णु जैन कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या बता दो? विष्णु जैन वांट्स टू रिप्लाई। मुझे नहीं मालूम। विष्णु जैन मुझे नहीं मालूम। विष्णु जैन वांट्स टू रिप्लाई। विष्णु जैन वांट्स टू रिप्लाई। अगर विष्णु जैन को सवाल किया कि साध्वी जी को किया नहीं, आपको तो समझना है ना, तो विष्णु जैन बेहतर समझा पाएंगे, जो लड़ रहे हैं, वकील भी है पेशे से। नहीं, मुझे साध्वी जी से समझना है। देखिए, साध्वी जी धर्म की जानकारी अच्छा देती है। साध्वी जी सनातन धर्म की जानकारी बहुत अच्छा दे देती है। आप सनातन धर्म के बारे में अगर जानना चाहते हैं, उसके बारे में शिक्षा, दीक्षा और ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं तो साध्वी जी बताएंगी। मैं बच्चा हूँ, मुझे वकालत मुझे नहीं आता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बिल्कुल बना, तो ज्यादा बेहतर विष्णु जैन समझा पाएंगे। मैं सीखना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि धर्म की बात, कर्म की बात, धर्म की बात, कर्म की बात, कर्म और कांड की बात या तो स्वामी दीपांकर अच्छा बता सकते हैं या स्वाति प्राची बता सकते हैं। अगर लीगल मैटर है तो उसके लिए विष्णु जैन है, तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे लगता है वही बेहतर होगा। और विष्णु जैन हाथ भी लगातार खड़ा कर रहे हैं, आपकी इजाजत है ना स्वामी जी? ओके, विष्णु जी बोलिए। देखिए अमीश भाई, पॉइंट इन इशू ये है कि जो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के रिकॉर्ड पे लगाए, ऐसा नहीं है कि ऑनरेबल कोर्ट किसी पर्टिकुलर विचारधारा से प्रभावित थी। कोर्ट के सामने मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी जो उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11 1D में लगाई, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि हमारा केस बार्ड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, वफ एक्ट से और काशी विश्वनाथ एक्ट से। उन तीनों प्लीज को मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने का आधार ये था, पहली बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ, वफ एक्ट 1995 का। कोर्ट ने कहा जहाँ पे एक पक्ष हिंदू है, दूसरा पक्ष मुस्लिम है, वो शरिया कोर्ट में नहीं जाएगा, वफ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, उसको डिसाइड किया जाएगा सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट को पावर है उसको डिसाइड करने की। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2 जो इन्होंने बात कही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, कोर्ट ने बात स्पष्ट रूप से कही कि नवंबर 1993 तक हिंदू समाज के लोगों ने प्लीडिंग की है, इन 5 महिलाओं ने, कि नवंबर 1993 तक वो यहाँ पे पूजा करते चले आ रहे थे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है, इसीलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से सूट बाधित नहीं है। मैं ये बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और ये हमने अपने केस में लिखा हुआ है, जिसको आज कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि नवंबर 1993 तक व्यास जी उस तहखाने में पूजा कर रहे थे, उस तथाकथित मस्जिद के। तो ये कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके तहखाने में व्यास जी पूजा कर रहे थे और ऊपर ये नमाज पढ़ रहे थे, और ये कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां इसकी मैं वारिस पठान